अशोक जी, क्या बढ़िया, मतलब कितनी आलोचना करिए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, पीछे से कंधे पे हाथ रखते हैं, देश का गौरव बढ़ता है, देश के लाखों करोड़ लोग ट्वीट करते हैं फोटो को और बताते हैं कि देखो अमेरिका के राष्ट्रपति भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का कितना सम्मान करता है। फील्ड में मैं आपके आने से पहले जब बता रहा था कि एक इंटरव्यू कर रहा था, सिलेंडर के बढ़ने पे तो महिला खड़ी थी, खत्म किया मैंने अपना वीडियो, आके बोलती है कि हम अभी खाना खाए हैं 1,500 रुपए का, आप 50 रुपए सिलेंडर के लिए दो रहे हैं। मोदी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज का जो सीन है, तो उसमें नारा तो लग ही रहा है कि आएगा तो मोदी। विपक्ष डरा हुआ है, विपक्ष की हिम्मत नहीं है रही है, वॉकओवर दे रहे हैं। और क्या लग रहा है कि विपक्ष के बाद में आएगा तो मोदी ही 2024 में? अशोक जी, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए संजय जी, आपने इंटरव्यू किया, आपको रिएक्शन मिला, मैं मानता हूं। लेकिन जब आप वहां इंटरव्यू कर रहे थे तो 2 दिन पहले आगरा में पति पत्नी और एक 8 साल की बेटी ने आत्महत्या की, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी के तंग हिस्से से आते हैं। काश मीडिया उनके बाकी लोगों के रिलेटिव्स के और आसपास के लोगों के इंटरव्यू लेते तो पता पड़ता देश की दशा क्या है। आज बादल फटने से हजारों के तादाद में लोग गायब हो जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। बाढ़ 1947 से लेकर आज तक हर बरसात में बाढ़ का प्रकोप जारी है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता है और हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। प्रश्न यह है कि नरेटिव बनाता कौन? यदि हम नरेटिव के ही नरेशन में ही बह गए तो फिर मीडिया का काम क्या है? हम किस किस बात का हम अपना दायित्व खड़ा करेंगे? हम कई बार इतिहास में चले जाते हैं, कई बार हम आसपास चले जाते हैं, लेकिन कई बार हम अपने देश में ही देखना भूल जाते हैं। गलती तो ये करते। सबसे बढ़िया प्रदर्शन जब किया था नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने, तब 35-36% मतदान उनके पक्ष में था। इस देश में आज भी 65% मतदाता उनके खिलाफ है। ये बात उतनी ही सत्य है जितनी वो पॉपुलर है। लेकिन विपक्ष बटा हुआ है। विपक्ष को बांटता कौन है? ये हर एक की स्ट्रैटेजी होती है। बीजेपी करे तो गलत, में ये नहीं मानता। बीजेपी राजनीति करने आई है, कोई भजन करने नहीं आई। लेकिन लगातार ये जो विधवा विलाप होता है कि ये इंस्टीट्यूशन का यूज होता है, तो क्या इंस्टीट्यूशन का यूज ममता के खिलाफ नहीं हुआ? डट के लड़ी हो। क्या इंस्टीट्यूशन का उपयोग बीजेडी के खिलाफ नहीं होता? क्या केसीआर के खिलाफ नहीं हो रहा है? क्या अशोक गहलोत के भाई को उठाया नहीं ईडी ने, फिर उन्होंने पार्टी नहीं टूटने दी? अक्सर हम अपने कमजोरी को उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के नाम से बिल फाड़ देते। वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने गरेबान में भी विपक्ष को झांकना होगा। क्या उत्तर प्रदेश में स्थितियां ऐसी नहीं थी कि योगी राज चला जाता? क्या विपक्ष ने अपना रोल सही अदा किया? क्या विपक्ष को डिवाइड करने में यदि बीजेपी सक्षम रहा तो ये बीजेपी की जीत है? ये राजनीतिक चालें हैं। तो जनता को ये भी तो देखना होगा कि जनता के सवाल क्या है। और कई बार ये जो 200 रुपए और सिलेंडर महंगा होगा तो भी हम मदद करेंगे, ये बोलने वाले लोग ही अक्सर बाद में विरोध में रास्ते पे उतर जाते हैं। यही लंका की जनता थी जिन्होंने इस सरकार को सत्ता में भी बिठाया था। कोई और बाहर से कोई जनता भारत से नहीं गई थी। और वही जनता आज राष्ट्रपति भवन में घुस के यदि खदेड़ देती है तो क्योंकि अति हो जाती है। तो जब अति हो जाती है तो लोग रिएक्ट करते हैं। और अति होने पे है। क्या कितने लोगों को पता है कि आने वाला 2024-25 का बजट जो होगा, 60% उस बजट का खर्चा सिर्फ कर्जा चुकाने में और ब्याज चुकाने में जाएगा। 40% सिर्फ आपके लिए रहेगा। फिर एजेंसियां बिकेगी, फिर डीजल महंगा होगा, फिर पेट्रोल महंगा होगा, फिर दुहाई दी जाएगी बॉर्डर्स की। ये बार बार नहीं होता, कई बार ये फेल भी होता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा दिया है कि राम राम का नाम लेने वाले अयोध्या में ही मार खा गए। और काशी विश्वनाथ ने सबको आशीर्वाद दिया, तो जितना आशीर्वाद बीजेपी को दिया उतना अखिलेश को भी दिया। बराबरी में सीटी ले गए अखिलेश। ये क्या घातक है। इसलिए इसके नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पुराने जमाने की कहावत है, लेकिन समय बदलता है। जब सड़कें बिल्कुल सुन्न हो खाली हो जाती है तो पार्लियामेंट आवारा हो जाती है, वही कहा। लेकिन आजकल सड़कों के मायने बदल गए। आजकल सोशल मीडिया का युग है। आजकल जरूरी नहीं कि, लेकिन सोशल मीडिया में भी इतनी ताकत के साथ लोग प्रेजेंट करते हैं कि लोगों के परसेप्शन बदल जाता है। क्या नरेंद्र मोदी जी के पुराने भाषण आज हास्यास्पद जोक्स करके सामने नहीं आ रहे हैं? क्या इसी सोशल मीडिया में आज बीजेपी वालों को जवाब देने की बात हो रही है?
कई जगह होता है। आज बीजेपी, आज मैं एक चैनल पे बैठा था, बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा था कि जो गोवा में हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी है, हमें क्या लेना देना है। मैंने बोला इतने ही जोर शोर से आप महाराष्ट्र में बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में सरकार जो जा रही है शिवसेना आंतरिक मामला है, हमारा क्या लेना देना है। फिर आप ही के मुख्यमंत्री जो है शिंदे साहब, उन्होंने विधानसभा के पटल पे ही बताया कि बीजेपी ने कैसी मदद की। उन्होंने फडणवीस को कलाकार बताया कि ये कलाकार तो मेरे पास बैठे हुए हैं जिन्होंने ये काम किया। फिर गडकरी वो उनके फडणवीस जी के पत्नी ने बोल दिया कि कैसे वो जेम्स बॉन्ड जैसे कपड़े बदल बदल के रात को जाया करते थे। और फिर बाकी बचा हुआ काम हमारे नितिन गडकरी जी ने कर दिया। उन्होंने पब्लिकली मीटिंग में कह दिया कि भाई तुमने शिंदे को कैसा पटाया और क्या किया यार, ये तो मुझे भी खबर नहीं लगी, इतना इतना सीक्रेट ऑपरेशन किया। मतलब ये ऑपरेशन हुए हैं तो कमल ऑपरेशन, ये कोई इसकी ये नहीं है। सवाल है संजय जी, सबको अपनी अपनी, जैसे हम करते हैं कि विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, मीडिया की भी जिम्मेदारी निभानी होगी। अभी आपने चौधरी जी का जिक्र किया कि अब वो आज तक में चले गए तो क्या होगा। ऐसे कई चौधरी है मार्केट में, कई आएंगे कई जाएंगे, लेकिन फिर 4PM भी तो है, सत्यहिंदी.com भी तो है, बाकी भी तो है पोर्टल्स जहां हम लगातार बात कर रहे हैं। यदि भटेती करने वालों की जमात बहुत बड़ी है और वो लगातार बोल रहे हैं, तो खाली हम भी तो नहीं है, सुबह से शाम तक हम भी तो उतने ही बिजी रहते हैं। इतना मतलब लोग सुन रहे हैं, यूं ही लोग नहीं बुला रहे कि भैया एक फ्रेम खाली भरना है तो बुला लो इसको। लाखों की तादाद में लोग सुनते हैं, लोग सच्चाई सुनना जानते हैं। मैं गुजरात गया हुआ था, अभी मैं 4-5 दिन के गुजरात के दौरे पे था। मैं पूरा सौराष्ट्र के कई जगह पे मैं गया, और वहां पे जो लोग कह रहे थे कि अब हमारे यहाँ करप्शन बिल्कुल लोकलाइज्ड हो गया है। अब हमें गांधीनगर या अहमदाबाद, गांधीनगर खासकर, जब मंत्रालय जाना नहीं पड़ता भ्रष्टाचार के लिए, जिला लेवल पे ही आजकल भ्रष्टाचार सारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत तरक्की हो गई है, हर सरपंच अब बलेरो में घूमने लगा है। करप्शन से पूरा सौराष्ट्र परेशान है। करप्शन, वो कहते हैं कि सौराष्ट्र क्या है, पूरे जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनता है गुजरात में, अकेला उसमें से 80% अकेला हम देते हैं सौराष्ट्र। लेकिन हमें क्या मिलता है। लेकिन उनकी पीड़ा है कि अल्टरनेटिव क्या है, सामने कोई नहीं आता। जिस कांग्रेसी को जितवा के देते हैं वो बीजेपी में जाके शामिल हो जाता है। अब वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन देखो क्या होता है। आम आदमी पार्टी अलग अलग तरीके से बातें सुनने को आई है। एक कांग्रेस के बड़े नेता मुझे मिले, वो कह रहे थे कि आपको पता ही नहीं पैक्ट हो गया है। मैंने बोला किसका पैक्ट हो गया है। बोले अशोक गहलोत का और नरेंद्र मोदी जी का। मैंने बोला जरा हमको भी बताओ पैक्ट क्या हुआ है। बोले पैक्ट ये हुआ है कि गुजरात आप हमको हमारे लिए छोड़िए, राजस्थान हम आपके लिए छोड़ते हैं। वो जब सुन के मैं वापस आया और मैंने देखा, बात की लोगों से, तो मुझे लगा कि वो जो वो कह गया था वो ऐसा ही नहीं कि पान की दुकान की गप। क्योंकि राजस्थान गुजरात का इंचार्ज रघु शर्मा है, जो राइट हैंड है अशोक गहलोत, और लगातार उनको हर जगह पे हर कांग्रेसी, लोकल कांग्रेसी कहता है कि ये बर्बाद करके छोड़ेंगे कांग्रेस। उसके बाद लोकसभा में जितने भी अभी ऑब्जर्वर, लोकसभा सीट के अनुसार जो ऑब्जर्वर बने हैं, उसमें से 90% गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग। तो क्या राजस्थान में बीजेपी वापस आती है तो वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाना ये जरूरी हो गया, हो जाएगा बीजेपी के लिए। तो उनको एक राज्य पे अशोक गहलोत पोसाता है, लेकिन वो गृह राज्य है अपना गुजरात, तो उनको किसी भी हालत में चाहिए। तो ये ऐसे तमाम जब राजनीति के चालें चली जा रही है, और सभी दूर हमने देखा है कि सत्ता का समीकरण, आंकड़ों का खेल, सत्ता का मक्खन, जब इसी के लिए बात हो रही है, तो अब राय साहब तो क्या है, आदर्शवादी बात करते हैं कि राय साहब ने वो संघर्ष देखा है। 1947 की बात अलग है, ये 2022 है। 2022 और 1947 में, 1947 में सरकार बनाना देश की सेवा था। आज के डेट में सरकार बनाना ये मेवा खाने वाली बात। मेवा खाओ, खुद खाओ या अपने वालों को खिलाओ। तो ये जब समीकरण ही बदले हैं तो कौन सा संघर्ष की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब ने सही कहा कि हरियाणा में इतना जबरदस्त जुलूस निकला। मैंने भी जब वीडियो देखी मेरी आंखें फटी रही। मैंने कह रहा था, मुझे लग रहा था कि हम दीपेंद्र हुड्डा को ऐसे ही मानते हैं कि ये कहीं ठीक से लीडरशिप नहीं कर पाता, लेकिन इतना बड़ा जुलूस निकालने का प्रयास यदि वो करता है, जुलूस निकलता है, इसका मतलब लोगों का विरोध है। और लोगों का विरोध है तो उसको बैलेट तक जिंदा रखना, चुनाव के मतदान तक जिंदा रखना, ये विपक्ष का काम है। उत्तर प्रदेश में भी हम कह रहे थे बार बार कि अखिलेश की रैली में आने वाली भीड़ ये बीरर चेक है, इसे कैश करना पड़ेगा। नहीं कर पाए अखिलेश जी, चेक लेके घूमते रहे, बैंक में डिपॉजिट करना है भूल गए, डेट निकल गई, बाउंस हो गया, अखिलेश जी वहीं रह गए।
सवाल ये है, तो आपने ये जिंदा जो आंदोलन रखा है, ये कब तक आप जिंदा रखोगे? परसेप्शन कैसा बनाओगे और उस परसेप्शन की लड़ाई कैसी होगी? हमारे यहाँ विपक्ष का प्रॉब्लम है कि एक बड़ा आंदोलन निकाला, उसके वीडियो देखते देखते अगले 6 महीने दीपेंद्र घर में बैठ के हर तीसरे को वीडियो देखेंगे, देखो मैंने कैसा किया, देखो मैंने कैसा किया। उसके बाद क्या? दूसरी ओर बीजेपी है, बीजेपी एक चीज करती है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिराई, तुरंत दूसरे दिन गोवा में चले गए, उधर झारखंड में ऑपरेशन चल रहा है, आंध्र तेलंगाना में लोग काम पे लग गए। उन्होंने नहीं कहा कि महाराष्ट्र की सरकार गिराई तो उसको 6 महीने तक सेलिब्रेट करेंगे ना। अशोक जी, बीजेपी जीने भी का दे रही है। अभी भी खबर आई है कि 21 जुलाई को ईडी ने सोनिया गांधी को तलब कर लिया है। 21 जुलाई नहीं तो वो तो करे। देखिए ईडी को तो राहुल गांधी को भी किया था। क्या हुआ? राहुल गांधी ने ईडी को बराबर जवाब भी दिया और उस पूरे एपिसोड में हीरो बन के निकले राहुल गांधी, यदि वैसा परसेप्शन देखा जाए तो। लेकिन दुख इस बात का होता है कि राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलता है, सोनिया जी को मिलता है तो कांग्रेस रस्ते पे आता है। लेकिन अशोक गहलोत के भाई को जब उठाते हैं तब कांग्रेसी उठाता नहीं, क्योंकि फिर उसको वो आंदोलन नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि हाईकमान के लिए थोड़ी करना है, हमको दिखाने के लिए जो आंदोलन होते हैं वो आंदोलन कभी सक्सेस नहीं होते। फिर दिखाने के लिए सड़कें गर्म भी हो जाए तो भी आवारा ही रहेगी सांसद। आंदोलन आंदोलन के लिए होने चाहिए, आंदोलन उस आग के लिए होने चाहिए। किसान का आंदोलन आंदोलन था, वो आग का आंदोलन था, इसीलिए उन्होंने सभी नेताओं को बाहर रखा। नेता जहां आंदोलन में उतरते हैं वो सब्जेक्टिव उतरते हैं। राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिला, पूरे कांग्रेसी हाईबाब करने लगे, देश में अराजकता मच गई। ये माहौल बनाने का प्रयास किया। अब किसी दूसरे कांग्रेसी को मिल जाए नोटिस, ये कांग्रेसी घर से भी नहीं निकलते और एक दूसरे को फोन करते कि पैसा तो बहुत खाया उसने, लेकिन निकालना चाहिए बाहर। तो ऐसा आंदोलन या आंदोलन नहीं होते। इसलिए किसान आंदोलन के बाद मैंने इस देश में कोई आंदोलन देखा भी नहीं, और 2014 के बाद एक ही आंदोलन बना, किसान आंदोलन। उसके पहले जब पहला इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार लैंड एक्विजिशन का जो अध्यादेश निकाला था, उसमें जो किसान थोड़े बहुत आंदोलित हुए थे, वो एक आंदोलन के सिवा तो कोई आंदोलन दिखे नहीं। कई बार तो लगता है मोदी जी सही कहते हैं, आंदोलन जीवी। कई नेता तो आंदोलन जीवी हो। अशोक जी, ईमानदारी से बताइए, मोदी के बराबर लोकप्रिय नेता कौन है इस समय देश में, उनके समकक्ष? एक बात बता दूं मैं आपको, जब एक बात कह रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में कि राजेश खन्ना से जैसा चॉकलेटी हीरो कोई चलेगा ही नहीं, तब अमिताभ बच्चन एक लंबू उनको कहा था कि इतनी हाइट देखो, इतनी इस हाइट का आदमी कौन चलेगा। लेकिन जिसने जंजीर बना के लॉन्च किया उसने रिस्क लिया और लॉन्च किया। नरेंद्र मोदी को बनाया गया ना। नरेंद्र मोदी तो नहीं थे, यही गूंगी गड़िया थी इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी, और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो दुर्गा का रूप में जाने लगी। तो गूंगी गुड़िया से दुर्गा किसने बनाया? समय ने बनाया, लोगों ने बनाया, परसेप्शन ने बनाया। आज राहुल गांधी को पप्पू किसने बनाया? परसेप्शन ने बनाया। क्या राहुल गांधी पप्पू है? और यदि वो पप्पू है तो फिर ईडी तो उसके सामने नतमस्तक हो गई, एक पप्पू को नहीं संभाल पाई। लेकिन यदि हम ये कहें कि लार्जर देन लाइफ, नरेंद्र मोदी कितना झूठ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी कितना गलत बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के ज्ञान का जो भंडार है वो जब सामने आता है तो कई बार अपने आप को देखना पड़ता है कि मेरा इतिहास, मेरा भूगोल, मेरा अपने जो धर्म के बारे में मेरी जानकारी, ये तो मुझे जीरो नजर आने लगती है। साइंस का स्टूडेंट होते हुए भी जब मुझे समझ में आता है कि बादलों के नीचे प्लेन जाता है तो रडार देखता नहीं, तो मैं फिर से एक बार अपनी फिजिक्स की किताब ढूंढना शुरू कर देता हूँ। जब मटका उल्टा करके गैस से जलाई जाती है तो फिर मैं लगातार अपने आप को मूर्ख समझता हूं कि मैं गैस का सिलेंडर लेता हूं। ऐसी कई बातें हैं, लेकिन इसको महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। और जो राहुल गांधी ने बात कभी कही नहीं थी, जिस संदर्भ में नहीं कही थी, वो सोना इधर से आलू डालो, उधर से सोना डालो, पूरे देश में घुमाई गई। मैं आपकी बातें याद करके अपने दोस्तों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बताता हूँ, तो कहते हैं बातें तो सब सही है, लेकिन आएगा तो मोदी। नहीं आएगा तो, मैंने यही कहा ना, आएगा तो मोदी। ऐसा ही इंदिरा जी के बारे में कहते थे, लेकिन फिर राजनारायण ने ध्वस्त कर दिया इंदिरा गांधी को। आएगा तो मोदी ही कहते थे, आएगा तो मोदी ही कहते थे, लेकिन फिर मोदी जी पूरी ताकत लगाने के बाद भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए गुजरात में। ये बात भी वही है। आपको हरियाणा में उधार का सिंदूर लेना पड़ रहा है, आपको कर्नाटक में उधार का सिंदूर, अभी महाराष्ट्र में उधार का सिंदूर। और यदि इतना यदि आदमी दमदार हो तो ये उधार का सिंदूर तो कम खत्म करे ना। आपने बलबूते पे आए। अशोक जी, बहुत दिनों बाद आपके मुंह से ये उधार का सिंदूर याद आया। नहीं, महाराष्ट्र में अभी हुई ना उधारी,
महाराष्ट्र में उधारी हुई, इसलिए मैंने बोला। और वैसा देखा जाए तो आपको यूपी का इलेक्शन भी उधार का सिंदूर ही है। कई जगह ओवैसी ने मदद की तो कई जगह मायावती जी ने मदद की। तो ये तमाम चीजें ये हम लार्जर देन लाइफ हम बनाते हैं ना संजय जी, हम महिमा मंडित करते हैं। हम वो 4 केसेस नहीं दिखाते। आपको मोदी जी को गलत है कहने वाले सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन हमको भी दिखते हैं तो वही लोग जो बोलते हैं कि 200 का सिलेंडर भी चलेगा लेकिन आएगा तो मोदी। मैंने इसलिए कहा कि आपका कैमरा उस घर पे भी ले जाइए जहां आत्महत्या हुई है, आगरा में। मैं यही कह रहा हूं संजय जी कि मैं चुनाव के नतीजों से नहीं ये करता। मैं सरकार बदलने के लिए हम बैठे नहीं है यहाँ पे। सही कहा भाई साहब ने कि हम यहाँ पे कोई बीजेपी की सरकार बदलने के लिए थोड़ी आए, हम व्यवस्था बदलने के लिए भी नहीं आए। हम इस देश के सामने जो समस्याएं हैं उनका निदान चाहते हैं। हर सरकार, कोई भी सरकार हो सत्ता में आए, उन्हें हम प्रश्न पूछेंगे कि इन समस्याओं का निदान आप करोगे कि नहीं करोगे। जो आपने मैनिफेस्टो में बोला वो वह लोगों के लिए करोगे कि नहीं करोगे। क्या आप समाज में जो विघटन हो रहा है, जो लगातार हिंदू मुसलमान या फिर उच्च जाति नीचे जाति ये जो संघर्ष चल रहा है, इसका कहीं ना कहीं आप निदान करोगे कि नहीं करोगे। रुपए की कीमत से बेइज्जती हो रही है, गिरते हुए रुपए की, इसकी इज्जत उठाओगे कि नहीं उठाओगे। बेरोजगारी, महंगाई, इस पे सवाल पूछने चाहिए। कोई भी सरकार हो, ये कोई बीजेपी के खिलाफ नरेशन नहीं है। सारी सरकारें हमने देखा कि बाय एंड लार्ज वही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही पुरानी दारू नई बोतल में आती है तो अपने को लगता है कि नए ब्रांड मार्केट में आ गया, होता वही। तो सवाल ये है कि इसको, हमारी भी लड़ाई निरंतर है और निरंतर सत्ताधीशों को सवाल पूछने की है, जनता की आवाज उठाने की है। हम वो करते रहेंगे। बार बार हम बात कर रहे हैं कि लगातार यही जीत के आएंगे, तो 35% वोट शेयर है उनका। यदि 35% शेयर मिलता है तो 65% जनता उनको नकार भी रही है। ये देखिए, उन 65% को एक होना होगा यदि ये सरकार को निकालना है। और यदि ये सरकार सही काम कर रही है, या लोगों का परसेप्शन ये भी हो सकता है कि ये तो अभी 1100 में सिलेंडर दे रहे हैं, दूसरी सरकार आएगी तो 1800 का हो जाएगा, इससे अच्छा 1100 वाला ही सही। ये भी एक नरेशन है, क्योंकि विपक्ष के पास भी कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष इस मामले में खोखला है, विरोध के लिए विरोध करता है लेकिन अल्टरनेट ब्लूप्रिंट नहीं देता। वो प्रश्न है। हम तो सिर्फ झूठ पे सवाल उठाते हैं, समस्याओं पे सवाल उठाते हैं। हमारा काम सवाल उठाना है, हमारा काम निदान देना नहीं। हम नेता नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ते, हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लॉबिंग नहीं करते, ना किसी उद्योगपति के लिए लॉबिंग करते। इसीलिए है जो हम चारों पांचों लोग यहाँ खड़े हैं, हम सामान्य जीवन जीने वाले, समाज के प्रति कुछ दायित्व है इसलिए बोलते हैं। नहीं तो हमारे को भी चुप होने की बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। ये इनमें से ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको ऑफर नहीं हुआ है। लेकिन फिर कुल मिला के यही बात है कि अपना दायित्व हम पूरा करें। लोग कुछ भी कहें, हो सकता है कि अगला चुनाव ऐसा हो जाए, फिर आ जाए वापस, लेकिन हर बुराई का एक अंत होता है। यदि हमें लगता है कि ये सरकार बुरा काम कर रही है, इसका भी अंत होगा। यदि लोगों को लगता है कि इस बुराई से भी बड़ा, मतलब सांपनाथ ठीक है, नागनाथ आ जाएगा तो और तकलीफ देगा, तो उस नागनाथ को भी ये बताना होगा कि वो नागनाथ नहीं है। ये विपक्ष का काम है। हमारे यहाँ विपक्ष बिल्कुल, खासकर भारत में विपक्ष के पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। अल्टरनेटिव मतलब कोई रोड प्लान नहीं, कोई रुपया की कीमत कैसी कम करेगा, बेरोजगारी कैसी कम करेगा। विपक्ष वही करता है कि ये 1000 रुपए दे रहे हैं, हम 2000 रुपए देंगे। ये 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, हम 600 बिजली यूनिट फ्री देंगे। जनता भी फ्री में मिलने में उनको लगता है कि इनके घर से बट रही है या इनके घर में बन रही है बिजली। जनता को ये पता नहीं है कि एक पॉकेट में देते हैं तो दूसरे पॉकेट में बड़ा छेद करके निकाल लेते हैं। ये जनता को समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। जब जनता समझेगी तब ये भी कहेगी कि यार ये वाकई ये लोग सही कह रहे थे, विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे थे। आज कई बीजेपी के सांसद भी है, वो कहते हैं कि हम बहुत तकलीफ में। आज जो गए हैं शिंदे जी के साथ, उनमें से कई लोग व्यक्तिगत तौर से बोलते हैं कि भैया क्या करें, नहीं जाए तो जेल में जाना पड़ेगा, ईडी का लफड़ा है। अब लोगों को यह भी समझना होगा कि यदि पैसा हम कमा के रखते हैं तो अंधाधुंध पैसा कमा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आखिर में वो ईडी के भेंट होगा। तो आने वाली कोई भी सरकार हो केंद्र में, आपको क्या लगता है बीजेपी की जगह दूसरी कोई सरकार आएगी, वो ईडी का यूज नहीं करेगी, वो इससे डबल यूज करेगी। क्योंकि अब उनको एक समझ में आ गया है ये एक ऐसा हथियार जिससे अपन लोगों को नचवा सकते हैं। नेताओं को, पत्रकारों को अपने गरेबान में झांकना होगा, अपने आप को साफ रखना होगा। यदि आप बोलना चाहते हो, मात्र हम बहुत पैसा कमाए, संजय जी मर्सिडीज में घूमे, ब्लू लेवल पिए और फिर लोगों को, सरकार को गाली दे कि ये पानी नहीं पिला रही है, लोगों को पानी की समस्या कम हो रही है। भैया तू तो नीट पी रहा है ना रोज रात को ऑन द रॉक्स बर्फ डाल डाल के, और तू उसको भी तो देख कि तेरे पास आ कहां से रही। तो ये तमाम चीजें है, अपने आप को पहले साफ करना होगा। अपने हम क्यों नहीं डरते,
हमको किस बात का डर है भाई? हमको मालूम है कि हमको मारने के पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, और एजेंसियां हमारा कुछ कर नहीं सकती कि हमारे पास है क्या? मतलब कल यदि मैं जितना जानता हूं, मैं तुलसीदास जी को इसके ऊपर यदि रेड हो गई तो वो एजेंसी सर पे हाथ उठाएगी कि यार हमको तो कुछ दे के जाना पड़ेगा इस आदमी को। तुम्हारी हालत इतनी बुरी है भाई, ये मैं मेरे पॉकेट से कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। हम लोग उस हालत में से, तो इसीलिए नाउम्मीद ना होइएगा, हमारा काम हम करते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2024-25 से देखिए, हम तो, मैं तो भाई मराठी हूँ, है ना। तो जब दत्ता जी शिंदे को इसी दिल्ली के पास जब जख्मी होकर वो गिर गए थे नीचे, तो उसको पूछा था आदिल अब्दाली ने, पटेल अब क्या करोगे? उसने कहा अरे बचेंगे तो फिर लड़ेंगे। हम वही करते हैं कि हम रहेंगे तो समाज के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। सरकारें आती है जाती है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है समस्याएं जानी चाहिए, निदान आना चाहिए।